चलिए देखिए, आज के क्लास का जो मेन टॉपिक है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, देखिए सबसे पहले मान लीजिए ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और इनके बीच का जो एंगल बन रहा है वो एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन में थीटा है। ऑल्दो इन केस ऑफ स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट अगर क्लॉक बाई डायरेक्शन में भी एंगल थीटा बनेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट क्रॉस प्रोडक्ट में फ़र्क पड़ता है। ये इसको डॉट प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो ऑपरेशन है, जैसे हम लोग प्लस लिखते हैं, इनटू लिखते हैं, डिवीजन का साइन देते हैं, उसी तरीके से डॉट प्रोडक्ट में डॉट का यूज करते हैं। यही बाइनरी ऑपरेशन जो है इसका जो है डॉट है। अब देखो ये होता क्या है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए डॉट बी, इसको हम लोग पढ़ेंगे ए डॉट बी। वेक्टर इसको पढ़ेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। देखिए ये डिफाइन होता है, दिस वन डिफाइन होता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन, वेयर थीटा जो है वो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यही कंडीशन होता है। ओके, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए, इस पर छोटा सा समझा रहा हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए ये जो है, पहले तो बात ये दोनों के बीच के एंगल के बीच में डिफाइन होता है ना। तो अगर कहा जाए आई डॉट आई, ये देखिए ये एक्स एक्सिस के अलोंग जो है वो कैप है, ठीक है, दैट इज़ यूनिट वेक्टर है। यानी कि ये वैल्यू अगर हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा आई कैप का मैग्नीट्यूड, ये आई कैप है, इनटू ये सेकेंड वेक्टर है, ये भी आई कैप का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ज़ीरो, यानी कि ओवरऑल वैल्यू हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 और cos 0 का वैल्यू 1, डेट इज़ ओवरऑल 1। उसी तरीके से जे कैप जे का भी वैल्यू 1 होता है और के कैप के का वैल्यू भी 1 होता है। ठीक है, सॉरी, ये वैल्यू भी 1 होता है। ठीक है, अब थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, आई डॉट अगर जे कहे तो ये हो जाएगा आई कैप इंटू जे कैप और ये हो जाएगा आपका इस केस में सॉरी cos 90 डिग्री, यानी कि ये 1 इंटू 1 इंटू ज़ीरो डेट इज़ ज़ीरो। और सेम चीज़ होता है जे कैप के में, ये वैल्यू 0 और सिमिलरली के कैप डॉट दिस वन का भी वैल्यू 0। ये आपका सेकंड प्रॉपर्टी हो गया, दैट इज थर्ड प्रॉपर्टी हो गया। नेक्स्ट मेन है यहीं से सब कुछ डिफाइन करते जा रहा हूँ। थर्ड प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान रखिएगा, ए डॉट बी का जो वैल्यू है वो वही होगा जो बी डॉट ए का होगा, यानी कि इसके दैट इज़ जस्ट इसके एंगल से रिलेशन हमारा मतलब है। कहने का मतलब अगर फिगर वाइज जाएँ, अगर ए डॉट बी अगर मैं लिख रहा हूँ वेक्टर ए और वेक्टर बी लिख रहा हूँ ए डॉट बी, दैट इज़ एंटी क्लॉक वाई डायरेक्शन अगर लेके चल रहा हूँ, एंगल थीटा है। और अगर ये ए है और बी है और कुछ हम लोग इस तरीके से सिस्टम में आ रहे हैं, दैट इज़ माइनस थीटा है। ठीक है, तो इस दोनों के केस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज जब हम लोग फार्मूला की बात करते हैं तो ये हो जाता है इसका फार्मूला वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और ये होता है कॉस थीटा। और इस केस में बात करेंगे तो वेक्टर ए वेक्टर बी कॉस माइनस थीटा, और आपको पता है कॉस थीटा और कॉस माइनस थीटा दोनों सेम ही होता है, दैट्स वाई ये जो वैल्यू है वो सेम रह जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये टोटल 4 प्रॉपर्टी हो गया। अब इससे बेसिक सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए थर्ड है, अब फोर्थ समझिएगा यहाँ से। फिफ्थ टर्म समझिए यहाँ पे। अब ये जो सिस्टम है, मान लीजिए अगर वेक्टर ए दे दिया है x1 i, x1 है ये, प्लस y1 j प्लस ये z1 k, और वेक्टर बी आपको दे दिया है x2 i y2 j z2 k। अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि a डॉट बी का वैल्यू बताइए, तो ये वैल्यू जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x1 i y1 j z1 k इंटू, यानी कि इंटू नॉट दैट इज डॉट x2 i y2 j z2 k।
देखिए जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इस वाले टर्म से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा x1 x2 और I मिल करके हो जाता है 1, इसीलिए सिंपली 1 रह जाएगा। नाउ x1 और इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा यहाँ से तो ये हो जाएगा x1 y2 और I डॉट j जो है वो मिल करके आपका हो जाएगा 0, यानी कि सारे वैल्यूज़ फिर x1 को दिस1 वाले को अगर आप इससे मिलाई डैट इज डॉट प्रोडक्ट कीजिएगा तो ये हो जाएगा x1 z2 इस तरीके से x1 z2 और ये हो जाएगा I डॉट k और I डॉट के का वैल्यू आपको पता है क्या हो जाता है 0, ठीक है। तो इसीलिए मैं इस टर्म को नहीं लिखता हूँ और फाइनल लिख देता हूँ, यानी कि जब भी डॉट प्रोडक्ट की अगर बात करेगा तो जो सेम यूनिट वेक्टर वाला जो टर्म है सिर्फ वो मल्टीप्लाई होगा, मतलब फाइनली सेम यूनिट वेक्टर कहने मतलब आई वाला आई से आई वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x1 x2 y1 से दिस वन ये वाला सिर्फ मल्टीप्लाई होकर के बचेगा, यानी कि y1 y2 और z1 से z2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा z1 z2, बाकी सब जो है वो 0 हो जाएगा। वन मोर थिंग, डॉट प्रोडक्ट तो मैंने बता दिया था आपको कि दिस वन की वजह से ये जो सिस्टम है दैट इज़ यहाँ जो हम लोग डॉट का यूज़ कर रहे हैं इसीलिए इसका वो हम लोग डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। और ये क्वांटिटी अगर देखिएगा तो ये फिक्स्ड दैट इज़ एक स्केलर वैल्यू है 2 3 5 8 -10 इस तरीके का वैल्यू आएगा, दैट्स जो स्केलर वैल्यू है इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट इसको क्यों कहते हैं और स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपसे पूछ सकता है, ये टॉपिक हो गया, फिफ्थ टॉपिक हम लोग का है। सिक्स्थ टॉपिक इसमें समझिएगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। देखिए दो वेक्टर के बीच में हम लोग बहुत सारे मेथड से हम लोग एंगल फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अभी जो मेथड हम लोग देख रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट नॉट वेक्टर प्रोडक्ट दैट इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर से हम लोग एंगल डिसाइड करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपका ये वेक्टर है A और ये वेक्टर है B और इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है थीटा, ये है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स से मान लीजिए कि ये दोनों के बीच में, इसे बहुत सारे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं बट फिलहाल अभी हम लोग स्केलर प्रोडक्ट से हम लोग एंगल डिसाइड करेंगे, फिर वेक्टर प्रोडक्ट से देखेंगे और भी मेथड से देखेंगे हम लोग वन बाय वन करके। देखिए एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है, मान लीजिए इन दोनों के बीच में एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन। ऑल्दो मैं फिर से कह रहा हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और क्यों फ़र्क नहीं पड़ता है मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर दिया है, ठीक है। तो ये एंगल अगर थीटा बन रहा है तो इसके ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, वाइल वेक्टर ए का वैल्यू और वेक्टर बी का वैल्यू गिवन है। देखिए वेक्टर ए का है तो मैंने बार बार बताया कि जैसे ही वेक्टर ए का है ये इसको आप सिंगल लेटर एज्यूम मत कीजिएगा, आपके दिमाग में ये फिगर आना चाहिए, ठीक है। और वेक्टर बी की जगह आप लीजिएगा x2i y2j और इसको आप z2k एज्यूम कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए आपको पता है वेक्टर a डॉट वेक्टर b का जो वैल्यू है वो आप लिखते हो मॉड a मॉड b और कॉस थीटा। तो अगर यहाँ से देखें तो कॉस थीटा का वैल्यू हो गया वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन वेक्टर दिस वन। अब देखिए सिचुएशन वाइज सीन को रील कीजिएगा, आप वहाँ पर वेक्टर a डॉट b का समटाइम डायरेक्टली वैल्यू दे दे, मॉड a मॉड b का वैल्यू दे दे, मॉड a मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b अगर दे दे तो डायरेक्टली इस फार्मूले का यूज कीजिएगा, अगर नहीं तो आप इसको लिख सकते, यही मेन फार्मूला हो गया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन वाइज। अगर मान लीजिए कि इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी गिवन, ठीक है। जस्ट क्वेश्चन में आपको वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बारे में इंफॉर्मेशन है, कह रहा है कि फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स दैट इज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो इस तरीके से प्रोसीड करेंगे, लिखेंगे गिवन है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का वैल्यू लिखेंगे, वी नो डैट वेक्टर ए डॉट बी का वैल्यू दिस वन, तो कॉस थीटा का वैल्यू ये हो जाएगा, है ना, ये फॉर्मूला हो गया, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ अगर आप क्वेश्चन वाइज जाएँ तो देखेंगे कॉस थीटा का वैल्यू, ए का वैल्यू पता है x1i y1j z1k। फिर से एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वेक्टर जो है वो 3D के फॉर्मेट में दे, हो सकता है समटाइम 2D के फॉर्मेट में दे, दैट इज़ x1 और y1 के फॉर्मेट में दे, ठीक है।
ज़रूरी नहीं है कि आपका वेक्टर जो हमेशा ट्रिपल के फॉर्मेट में दे। हो सकता है कि एक वेक्टर जो है वो आपका 2D के फॉर्मेट में दे और एक वेक्टर 3D। 2D कहने का मतलब IJ और 3D का मतलब IJ के तीनों आपका डेट इज एक्सिस इन्वॉल्व हो। मान लीजिए दूसरा वेक्टर आपके पास क्वेश्चन में दे ही रखा है y2j और ये z2k, और इसकी अगर मॉडुलस की बात कर रहे हैं नाउ, अगर a के मॉडुलस की बात करेगा तो a का मॉडुलस हो जाएगा आपका x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर, मैग्नीट्यूड आपको पता है, और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड हो जाएगा x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर z2 स्क्वायर। ये सब पहले से पढ़ा रखा है। वेक्टर b का जो मैग्नीट्यूड है आपका ये दिस वन हो गया, वेक्टर b का ये मैग्नीट्यूड हो गया यानी कि लेंथ हो गया, वेक्टर a का ये लेंथ हो गया, ठीक है, दैट इज़ यही वैल्यू हो गया। अब यहाँ से कॉस थीटा आप फाइंड कर सकते हो, ये हो जाएगा ऊपर वाले का डॉट x1 x2 y1 y2 और z1 z2 अपॉन x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर z2 स्क्वायर, ठीक है, यही आपका वैल्यू हो गया, ठीक है। अगर देखिए ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहीं से चाहो तो आप लिख सकते हो कॉस इनवर्स x1 x2 y1 y2 z1 z2 अपॉन रूट अंडर x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर z2 स्क्वायर। बस यही चीज़ ध्यान रखना है और इसी से आप क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो आप यहाँ से चीज़ों को याद कर सकते हैं, चीज़ों को यहाँ से चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये हमारा 5th हो गया। अब देखिए यहाँ से आपका कॉस थीटा मिल गया है ना, अगर हम लोग देखें तो मेन फार्मूला आपका यहाँ से ये हो गया कॉस थीटा, आप यहाँ से कॉस थीटा आप यहाँ से निकाल लो, ठीक है, या फिर इसको वन मोर स्टेटमेंट, दोनों सेम ही है, ये वाला कह लो चाहे ये, इसको रुक जाओ, ये फाइनल याद कर लो तो ज़्यादा बेटर, ठीक है। अब कहीं से अब मेन कॉन्सेप्ट ये है, यहाँ से ये ड्राइव हुआ है, ठीक है। तो आप कॉपी में जब भी लिखिएगा तो ये तीनों स्टेटमेंट लिखिएगा, ठीक है, ताकि ध्यान में रहे कैसे ये डिराइव हुआ है और ये चीज़ है, तभी जाकर के इजीली क्वेश्चन कोई सा भी कर सकते हो आप। अब आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ से इफ़ देखिए ये जो रिलेशन मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ये फ्यूचर में बड़े खतरनाक तरीके से यूज होने जा रहा है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये कॉस थीटा का रिलेशन आपको मिल गया, अब समझिएगा, इफ़ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, अगर टू वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर है यानी कि थीटा का वैल्यू जो होगा 90 डिग्री होगा। फिगर वाइज देखें तो ये वेक्टर ए है तो ये वेक्टर बी है, इस तरीके का कुछ फिगर बनेगा, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा जब 90 डिग्री होगा तो आपका कॉस थीटा यानी कि कॉस 90 का जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगा। और आपको पता है कॉस थीटा का वैल्यू x1 x2 y1 y2 प्लस z1 z2 अपॉन x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर था, और ये वैल्यू था x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर इसी रिलेशंस का अगर हम लोग यूज करें तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा दिस वन वाला पोर्शन, और ये वैल्यू दे देगा x1 x2 y1 y2 z1 z2 इक्वल टू 0, यानी कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो, इफ़, ये तो कंडीशन यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सेम चीज़ कहाँ गए, ये कॉस थीटा तो समझ में आ गया। इसी चीज़ को समटाइम ऐसे भी लिख सकते हो, इफ़ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और इसी को लिख सकते हैं ए डॉट बी का जो वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा। ए दैट इज दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 0। वाई, बिकॉज ये वेक्टर ए डॉट बी का वैल्यू होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ठीक है, और ये हो जाएगा मॉड ए मॉड बी, और हमारे पास पता है ये हो जाता है सॉरी कॉस 90 डिग्री, और इसकी वजह से ये 0 हो जाएगा।
इसीलिए मैंने ये लिखा, यानी कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो जीरो होगा, उनका स्केलर प्रोडक्ट जो होगा वो जीरो होगा। जैसे क्वेश्चन में सपोज डैट पूछ रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में फाइंड वैल्यू ऑफ लेम्डा सच दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर। ठीक है, व्हेन वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। आई होप समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। अब ध्यान दीजिए, ये वेक्टर ए एंड बी, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन दे रखा है आपका, ओके लिख लीजिए, एक क्वेश्चन है वेयर ए वेक्टर ए आपको दे दिया है लेमडा आई 3j 2k, और वेक्टर बी आपको दे दिया है आई माइनस जे प्लस 3k। तो देखिए यहाँ से सिंस वेक्टर ए, ओके ठीक है, सिंस वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, देयरफॉर ए डॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। और ए डॉट बी इक्वल टू ज़ीरो कहने का मतलब हो गया, आपके पास वेक्टर ए दे दिया है और वेक्टर ए है, समझिएगा, वेक्टर ए आपको दे दिया है यहाँ से दिस वन, यानी कि वैल्यू लिखेंगे लेमडा आई 3j 2k डॉट आई माइनस जे प्लस 3k, ये वैल्यू आपका हो जाएगा जीरो। डॉट प्रोडक्ट आप करें तो ये हो जाएगा लेमडा, ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा 6 इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए आपको सिर्फ प्रोडक्ट जो होगा ये वाला होगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो सिंपली लेमडा +3 और -1 मिल करके -3 और 2 और 3 मिल करके 6। आई होप समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आई वाला ही सिर्फ मल्टीप्लाई होगा। तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा लेमडा +3 इक्वल टू 0 और लेमडा का वैल्यू -3, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, आप ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, अब इस पे बेस्ड जैसे क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है गिवन है, मैं पूरा लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, गिवन है मॉड ए का वैल्यू दे दिया है 4, मॉड बी का वैल्यू दे दिया है 3 एंड ए डॉट बी का वैल्यू दे दिया है 6। कह रहा है फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, तो अगर देखिए यहाँ पर दे रखा है तो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में लेट एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी जो है हम लोग मान लेते हैं सॉरी थीटा। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं थीटा। तो होगा क्या, तो एग्जाम वगैरह में फिगर वगैरह बना दीजिएगा तो सा ठीक लगेगा। तो अब होगा क्या, देयरफॉर ए डॉट बी हमारा हो जाएगा, ये डॉट है, ए डॉट बी का वैल्यू हो जाएगा मॉड ए मॉड बी और मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा का हमारे पास वैल्यू है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, अब ये बुक में ये क्वेश्चन जो लिखा रहा हूँ ये बुक का क्वेश्चन है, मैंने पहले ही जनरल थ्योरम के कॉन्सेप्ट में ये डिस्कस कर दिया था कि सम टाइम हो सकता है ए डॉट बी का ही वैल्यू डायरेक्टली दे दे। ठीक है, तो चलिए कॉस थीटा का वैल्यू, ए डॉट बी का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है कहीं पे, ये 6 दे रखा है। ठीक है, और मॉड ए का वैल्यू 4 और ये वैल्यू 3 दे रखा है, तो ए डॉट बी का वैल्यू 6 लिखते हैं, मॉड ए का वैल्यू 4 है और बी का वैल्यू 3, मल्टीप्लाई वगैरह कर लीजिए। देखिए तो ये लगता है 6/12 1/2 आई थिंक हो जाएगा, और अगर यहाँ से देखिएगा तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके के और भी सारे क्वेश्चन हैं, मैं असाइनमेंट में आपको दूंगा, आप उस क्वेश्चन को कीजिएगा। अब जैसे क्वेश्चन इसी में कह रहा है, ठीक है, अब चलिए मैं अब ये चीज़ें डिस्कस करूँगा थोड़ी देर के बाद, पहले जो मुझे मेन कॉन्सेप्ट पढ़ाना है वो डिस्कस कर देता हूँ। चाहे चलो एक इतना कर ही दिया है, तो एक क्वेश्चन जैसे कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन में दिस वन, कह रहा है फाइंड, सेम क्वेश्चन, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया है यहाँ पर
एक क्वेश्चन दे दिया है जिसमें ये वैल्यू है 2i माइनस जे प्लस 2k, और वेक्टर बी आप दे रखा है 4i प्लस 4j और ये 2k। कह रहा है दोनों के बीच का एंगल बताइए। तो सेम वही, लेट एंगल बिटवीन बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हम लोग थीटा मान लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो अब ध्यान दीजिएगा, वी नो डैट ए डॉट बी का जो वैल्यू होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। मॉड ए बार बार कह रहा हूँ, मॉड ए का मतलब यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, इससे रिलेशन है। अगर हम लोग यहाँ से कॉस थीटा की बात करेंगे तो ये फार्मूला होता है ए डॉट बी अपॉन मॉड ए और मॉड बी। ठीक है, ये बी है, ये डॉट में। नाउ अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर दे रखा है, देखिए तो ए डॉट बी हम लोग चाहें तो निकाल सकते हैं, इसको चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस थीटा का वैल्यू, या तो आप ये फार्मूला रहने दीजिए और अलग से सबका वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। तो देखिए ना, ए डॉट बी का वैल्यू आपको पता है, ए डॉट बी का मतलब हो जाएगा ये एक सेकंड रुकिएगा, 2i माइनस जे 2k, और ये था 4i 4j 2k, यही था। डॉट प्रोडक्ट में होता क्या है कि सिर्फ i वाला जो सेम यूनिट वेक्टर है सिर्फ उसका कोफिशिएंट में मल्टीप्लिकेशन होता है। तो i वाला का i के साथ सिर्फ होगा, j वाला j के साथ और k वाला k के साथ, बाकी सब जो है वो जीरो हो जाता है। क्यों जीरो होता है मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 4। सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ए डॉट बी का वैल्यू जीरो हो गया। अब देखिए ए डॉट बी का ही वैल्यू जीरो हो गया तो हमें बाकी वैल्यू कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी एज ए प्रोसेस हम लोग इसको यूज करते हैं। ये संयोग है मात्र कि कोइंसिडेंस है कि आपका आंसर यहाँ पे जीरो आ रहा है। ए का वैल्यू अगर बात करेंगे तो 2a², ये -1 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर रूट, ये वैल्यू हो जाएगा 489 दैट इज़ 3। एक मिनट, 4 और 8 9 दैट इज़ 3। ठीक है, और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर दैट इज़ 32 और 4 36 दैट इज़ ये 6 आ जाएगा। यानी कि अगर कॉस थीटा की बात करें, इतना निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी बिकॉज ए डॉट बी का वैल्यू ऐसे ही जीरो आ गया है। तो ये हो जाएगा, सॉरी, ए डॉट बी का वैल्यू 0 3 × 6 यानी कि ओवरऑल 0, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देयरफॉर वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। बस इसी तरीके से क्वेश्चंस करेंगे, आज असाइनमेंट दूंगा तो हाँ देखिएगा। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट देखिएगा, यहाँ तक तो हम लोग आ गए हैं। नाउ ये शायद 5th या 6th जो भी प्रॉपर्टी था, ठीक है, ये 6th है, ये 7th प्रॉपर्टी हमारी थी। अभी 8th प्रॉपर्टी देखिए, ऑल्दो ये डिस्कस कर चुका हूँ बट फिर भी इसको समझिए। देखिए अगर मैं लिखूँ ए डॉट ए, इसी का मतलब होता है अगर कोई लिख दे मॉड ए का होल स्क्वायर, ठीक है, और वेक्टर ए का स्क्वायर, ये तीनों स्टेटमेंट एक जैसा ही होता है। ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट जो होता है वो सेम ही होता है। तो ए डॉट ए का ही मतलब हो गया कि एक वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर वेक्टर ए का वैल्यू 2i 3j -4k दिया है, ध्यान दीजिएगा 4k दिया है, तो इसका मतलब अगर कोई पूछ रहा है कि ए डॉट ए बताइए, यानी कि 2i + 3j -4k को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, 2i + 3j और ये क्या है -4k। जब इसका वैल्यू निकालिएगा तो ये 2 का स्क्वायर बनेगा, ये 3 का स्क्वायर बनेगा और माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा और 4 का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, देखिए ये वैल्यू अगर ये स्क्वायर रूट होता तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड होता, लेकिन मैंने क्या कहा था यहाँ पर कि ये वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। समझ में आ रहा है? वाई, बिकॉज आपके पास यहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं है। समझ में आ रहा है? तो यही जो वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा 4 और ये 16 20 और 9 29, यही हो गया दिस वन का वैल्यू। यानी कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए। इस स्टेटमेंट को थोड़ा ढंग से ध्यान रखिएगा, ये इसका बहुत जगह यूज आएगा। ठीक है,
नेक्स्ट फार्मूला डिस्कस कर रहा हूँ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया, ये 8th है। 9th देखिए अगर कोई लिखता है वेक्टर ए प्लस, इसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन वर्जन है, दिस वन का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मॉड ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सब एक ही स्टेटमेंट है। और इसका मतलब ये हो गया कि ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, ठीक है। तो ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा। अब ध्यान से यहाँ पर एक चीज़ समझिए, अगर मैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो वेक्टर ए प्लस बी के स्क्वायर की बात करूँ तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, ये हो जाएगा ए डॉट बी, ठीक है। और यहाँ से समझिएगा ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ए डॉट ए प्लस ए जो है वो इससे जा कर के मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ए डॉट बी प्लस, अब देखिए बी इससे मल्टीप्लाई होगा तो बी डॉट ए प्लस बी जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बी डॉट बी। अब ये स्टेटमेंट समझिएगा, ए डॉट ए को लिख सकते हैं मॉड ए का होल स्क्वायर प्लस ये ए डॉट बी अभी रहने दीजिए, फ्यूचर में यूज करेंगे। फ्यूचर में यूज करने से पहले एक स्टेटमेंट है और भी समझ लीजिए। देखिए ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों सेम ही होता है, बिकॉज एंगल का क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होने का कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि वेक्टर के ऑर्डर का यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ए डॉट बी कह लो, ए डॉट बी में ए पहले आया है एंड बी डॉट ए में बी पहले आया है, बट इन द केस ऑफ स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑर्डर ऑफ वेक्टर डजेंट मैटर, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा ए डॉट बी और बी डॉट ए बेसिकली हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, ठीक है। और ये हो जाएगा दिस वन का होल स्क्वायर। इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा मॉड ए का होल स्क्वायर मॉड बी का होल स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। थोड़ा सा और, अब थोड़ा सा मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी फ्यूचर में अरेंज करने का, ये फार्मूला थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये दिस वन का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर, और मान लीजिए कि ए बी वेक्टर ए एंड बी के बीच में अगर एंगल थीटा बन रहा है तो इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए वेक्टर बी, ए डॉट बी का मतलब कॉस थीटा, ठीक है। और ध्यान दीजिए ये तो a प्लस वैक्टर b के होल स्क्वायर का वैल्यू है ना, अगर मैं यहाँ से स्क्वायर को हटा दूँ, अगर कोई यहाँ से मैं स्क्वायर हटा दूँ तो हमें RHS साइड में स्क्वायर रूट का यूज करना पड़ेगा, यानी कि अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटा दूँ तो आपको यहाँ पर स्क्वायर रूट का यूज करना पड़ेगा। तो यही हो गया सम ऑफ टू वैक्टर्स वेयर थीटा जो है वो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं आप, ठीक है। ये फार्मूला थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसी तरीके से बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया वेक्टर ए डॉट बी माइनस सपोज दैट और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, क्लियर है, ये डॉट प्रोडक्ट में। तो सिंपली वही कॉन्सेप्ट चलेगा। इसका कॉन्सेप्ट है आपका कि अगर ए डॉट बी की अगर बात कर रहे हैं तो देखिए ये सिंपली ये मल्टीप्लाई होगा दिस वन से, पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ए डॉट ए, अब जाकर के ये दिस वन से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ए डॉट बी, अब दिस वन वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस बी डॉट ए, और ये वाला जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस बी डॉट माइनस बी। थोड़ा सा इसी को सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए ए डॉट बी और बी डॉट ए में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों का टर्म कैंसिल आउट हो सकते, दोनों सेम ही वैल्यू है, तो दिस वन से दिस वन कैंसिल हो जाएगा और आपके पास वैल्यू बचेगा, आपके पास वैल्यू बचेगा वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, ठीक है। कुल मिलाकर के कहानी ये है कि दिस वन डॉट ए प्लस बी का जो वैल्यू होगा, ये मैग्नीट्यूड नहीं है, जस्ट ये डॉट प्रोडक्ट है, तो ये हो जाएगा दिस वन का होल स्क्वायर माइनस दिस वन का होल स्क्वायर। इसी तरीके से पूरे सिस्टम को सिंप्लीफाई कीजिएगा। सिमिलरली अगर हम लोग बात कर रहे हैं, अगर हम लोग बात कर रहे हैं
बी, चलिए ठीक है, दिस वन का होल स्क्वायर का, तो इसका मतलब हो गया कि a माइनस बी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर पूछ रहा है, और इसका वैल्यू हो जाएगा, और इसका वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका वेक्टर a का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, वेक्टर b के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, 2a डॉट b। ये कैसे आया है आप इसको एक्सपेंड करके देख लीजिएगा, यानी कि इसको आप लिख सकते हो a माइनस बी डॉट a माइनस बी, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे ये फार्मूला है, ठीक है। ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं, यानी कि वेक्टर a माइनस बी का मैग्नीट्यूड एक तरीके से मान के चलिए, अगर कोई पूछेगा तो ये हो जाएगा वेक्टर a का होल स्क्वायर, वेक्टर b का होल स्क्वायर, माइनस 2 वेक्टर a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। ये जो देख रहे हो ये वेक्टर सब्सट्रैक्शन हो गया। कैसे आया समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगेन थीटा जो है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इस तरीके से आप इसका एंगल डिसाइड कर सकते हो। आई होप समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आप उस क्वेश्चन को कीजिएगा। क्वेश्चन कराऊंगा थोड़ी देर में, पहले एक कॉन्सेप्ट समझिए यहाँ पे। ठीक, अब देखिए, अब जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहा है, देखिए ये सब बेसिक टूल है। बेसिकली मैं वेक्टर ट्रैफिक पढ़ा ही रहा हूँ 3D के लिए। अगर वेक्टर को अगर आप अच्छे से कंट्रोल कर लेते हो तो 3D इजीली समझ में आएगा, और नहीं तो फिर तो वाली बात है, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। कंप्लीट वेक्टर का जो एप्लीकेशन है वही 3D। अब देखिए ये स्केलर प्रोडक्ट के सारे प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट आपको ने देख लिया। अब जो प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ ये थ्रू आउट यूज होगा, और इसको अच्छे से समझिएगा। अब मैं बताने जा रहा हूँ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B ऑन वेक्टर A। मतलब एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर में बताना है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट हम लोग देख रहे हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट हम लोग देख रहे हैं, इसको अच्छे से समझिए। यहाँ पे पहले तो समझिए कि यहाँ पे प्रोजेक्शन का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका वेक्टर A है, और मान लीजिए कि ये आपका प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं, हेडिंग समझ में आ गया होगा। पहले देखिए यहाँ से, मान लीजिए ये जो है वो वेक्टर आपका A है, और ये मान लीजिए आपका वेक्टर B है, ठीक है। चलिए नेमिंग भी कर लेते हैं। मान लेते हैं कि इसका नाम P है, इसका नाम Q है, और ये R है। कुल मिलाकर बात ये है कि PR जो वेक्टर है वो B है, और PQ जो वेक्टर है थ्रू आउट, यहाँ तक की मैं बात कर रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। PQ जो है वो वेक्टर A, इसको अच्छे से समझिएगा, इसको टाइम पास मत कीजिएगा जैसे बाकी लोग इस चीज़ को भी टाइम पास करवा देते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है वेक्टर का वो फ्यूचर में आपके लिए बहुत ईजिली हो जाएगा समझने के लिए। अब देखिए प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, एक तरीके से शैडो समझिए। मान अगर पहले ये देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्या रहा है, किसका प्रोजेक्शन पूछ रहा है, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी पूछ रहा है ऑन ए। तो जिसका भी प्रोजेक्शन पूछेगा, जैसे वेक्टर बी का प्रोजेक्शन पूछा, तो इस पर जो है एक टॉर्च जो है वो लाइट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक टॉर्च लेंगे और यहाँ पर लाइट इसको करेंगे, ठीक है। ये टॉर्च है परपेंडिकुलर, इसके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर ऑन किसके, वेक्टर ए के पूछ रहा है। तो जो वेक्टर ए से के परपेंडिकुलर पूछा है, तो आपका जो टॉर्च होगा वो ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर होगा, ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर। अभी देख रहे होंगे तो ये जो लाइट जो निकलेगा, इसका जो लाइट जो निकलेगा वो आपके ए पर परपेंडिकुलर होना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि वेक्टर बी का प्रोजेक्शन ऑन वेक्टर ए पूछ रहा है, तो आप ये टॉर्च लीजिएगा, वेक्टर बी पर लाइटेड कीजिएगा, उसको ऑन कीजिएगा वहाँ पे, और सच डैट कि ये जो आपका जो टॉर्च है वो परपेंडिकुलर टू है वेक्टर ए पे,
समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? तो जब देखिए जब इसके लाइट टॉर्च ऑन कीजिएगा तो एक शैडो बनेगा, और शैडो जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। इसका जो फिट है, ये सॉरी इसका जो टिप है, इसका जो शैडो जो बनेगा एग्जैक्टली यहाँ पे बनेगा, अगर आप लाइट को परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा तो। ठीक है, और ये पूरा जो पी आर वैक्टर जो दिख रहा है, वैक्टर बी जो पी आर वैक्टर जो है, उसका जो शैडो जो बनेगा वो ये वाला बनेगा। ठीक है, ये जो ब्लू कलर से मैंने जो लाइट किया, यही आपका जो है वो शैडो बनेगा। ठीक है, अगर ये पी क्यू आर है तो यही हो जाएगा प्रोजेक्शन। ठीक है, देखिए यहाँ पर पी एस को ही लिखेंगे हम लोग, पी एस को ही लिखेंगे, इसको ऐसे लिख देते हैं, पी एस जो है आपका ये प्रोजेक्शन ऑफ पी आर ऑन पी क्यू हो गया। ठीक है, या फिर पी एस को ही हम लोग कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। आई होप समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? अब मान लीजिए कि इन दोनों के बीच में अगर जो एंगल जो है वो थीटा बन रहा है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि इन दोनों के बीच का जो है वो एंगल थीटा है। समझ में आ रहा है? थोड़ी देर के लिए वेक्टर के कॉन्सेप्ट को भूल जाइए, नॉर्मल चीज़ समझिए। वेक्टर बी दे रखा है ना, तो वेक्टर बी दे रखा है आपको, तो एक तरीके से पी आर का जो लेंथ होगा, ध्यान दीजिएगा, पी आर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी हो जाएगा। क्लियर है? और पी क्यू का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमारा क्या कहते हैं उसको, पी क्यू का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमारे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अब आप सारे कॉन्सेप्ट को भूल जाइए और आप जस्ट फोकस कीजिए इन ट्रायंगल पी आर एस, सॉरी पी आर एस। आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर आप ध्यान दीजिए तो ये एक 90 डिग्री की तरह से बिहेव कर रहा होगा। ध्यान दीजिए, पी क्यू एक कंप्लीट वेक्टर है, पी आर कंप्लीट वेक्टर बी है, पी क्यू कंप्लीट वेक्टर ए है, और पी एस जो है वो पी आर का शैडो है, पी आर का प्रोजेक्शन ऑन वेक्टर ए है। आई होप समझ में आ रहा हो। हमें पी एस का वैल्यू बताना है क्या होगा। ठीक है, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ पी एस जो है, यानी कि लेंथ ऑफ जो शैडो है वो प्रोजेक्शन ऑफ पी आर ऑन पी क्यू है। समझ में आ रहा है? पी एस जो होगा वो लेंथ देगा। अगर उसका वेक्टर पूछेगा कि नहीं भाई मुझे पी एस वेक्टर बताइए, तो वो एक अलग चीज़ है। फिलहाल हम लोग जस्ट लेंथ पे फोकस कर रहे हैं, तो सारे कॉन्सेप्ट को भूल जाइए अभी वेक्टर वाले कॉन्सेप्ट को। आपको याद होगा कि अगर पी आर की बात कर रहे हैं और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो देखिए तो पी एस, ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग बात करें यस पी एस अपॉन पी आर की, तो ये वैल्यू कॉस थीटा के इक्वल होगा। यानी कि पी एस की बात करें तो ये पी आर कॉस थीटा होगा। पी एस का ही तो लेंथ हमें निकालना है। और अगर आप थोड़ा सा यहाँ से समझिएगा, पी आर की अगर हम लोग बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो पी आर जो है वो क्या है, मॉड बी है। पी आर यही है ना, यानी कि कॉस थीटा। क्लियर हो रहा है? तो मॉड बी जो है वही हमारा, मॉड बी कॉस थीटा जो है यही हमारा प्रोजेक्शन हो गया। दैट इज नॉट, सॉरी ये वेक्टर मत लिखिए, जस्ट पी एस है ना, ये जस्ट पी एस का वैल्यू हो गया। ठीक है, अब इसी चीज को हम लोग वेक्टर के फॉर्मेट में कैसे कहेंगे। ओके, तो अब चीज ये समझ में आ गया ना, पी एस का लेंथ क्या हो गया। क्लियर है? पी एस का जो हमारा लेंथ हो गया वो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा हो गया, है ना। तो अब हम लोग यहाँ से कॉन्सेप्ट डिराइव करेंगे, यानी कि वेक्टर बी कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा वही पी एस के इक्वल होगा। बस इस रिलेशन को यहीं पर रहने दीजिए, इस रिलेशन को यहीं पर रहने दीजिए, और डेरिवेशन देखिए कैसे होगा। वी नो डैट हम लोग पी एस का लेंथ निकालना है। समझ में आ रहा है ना, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन दिस वन। पी एस हमने ऑलरेडी देख लिया है यहाँ पर, ये जो वैल्यू था ये था दिस वन कॉस थीटा के इक्वल, आया है ना। अब चलिए, वी नो डैट वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू दिस वन, ये और कॉस थीटा। हमें पता है क्या है, वेक्टर बी कॉस थीटा, इसी को तो लेंथ ऑफ पी एस बोलते हैं ना। तो देखिए तो अगर वेक्टर बी
इम्प्लाइज दैट कॉस थीटा की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये वेक्टर हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वन। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए जो होगा वो क्या कांस्टेंट 2 3 4 5 8 इस तरीके से अगर दिस वन। थोड़ा सा और आगे बढ़िए तो ये वैल्यू हो जाएगा, इसी को हम लोग पी एस लिख सकते हैं क्या? चलो थोड़ी देर और रहने देते हैं। कॉस थीटा इसको आप लिख सकते हो वेक्टर दिस वन अपॉन ये डॉट बी। देखिए तो इसी को हम लोगों ने क्या कहा था, पी एस प्रोजेक्शन, यही था ना, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, है ना, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन प्रोजेक्शन ई, यही था ना पी एस का लेंथ। समझ में आ रहा है यार? तो ये हो गया हमारा पी एस का वैल्यू, यही था ना। और इसके वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, देखिए तो ये जो डॉट प्रोडक्ट है तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, तो देखिए थोड़ा सा मैं इसको लिख देता हूँ वेक्टर बी डॉट दिस वन, और इसी को ना थोड़ा सा मैं एक स्टेटमेंट और लिख देता हूँ, दिस वन को वेक्टर बी डॉट, देखिए तो इसको यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं, तो ये यूनिट वेक्टर। अब समझिएगा प्रोजेक्शन ऑफ, यही लाइन इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन, ठीक है, तो यही हमारा हो गया प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन प्रोजेक्शन ए। अब इसी स्टेटमेंट को अच्छे से ध्यान देख लीजिए, मैं इस चीज़ को फिर से फिगर को यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन प्रोजेक्शन ए का, ओहो मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ और यही लाइन इंपॉर्टेंट है। मैंने इसका नाम P लिखा था, एक बार मुझे फिगर देख लेने दीजिए ताकि उसमें चेंज ना हो, PRQS, ओके। मैं फिर से फिगर बना रहा हूँ, ये PR है, ये Q है, और ये वेक्टर आपका B था, ये वेक्टर आपका A था, ये थ्रू आउट है ना। PR का मतलब आपका यहाँ वेक्टर B से था, और PQ का मतलब यहाँ वेक्टर A से था। और अगर ये एंगल थीटा बन रहा है, ये अगर ये एंगल थीटा बन रहा है, तो प्रोजेक्शन का मतलब था ये लेंथ। अगर PQ अगर मैं S लिख दूँ तो हम लोग इसके लेंथ की बात कर रहे हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। हम लोग जस्ट इस लेंथ की बात कर रहे हैं, यही PS की बात कर रहे हैं। तो अब होगा क्या कि अगर वेक्टर B का प्रोजेक्शन ऑन A कह रहा है तो क्या कर रहे हैं, अगर B का प्रोजेक्शन A पे पूछ रहा है तो B का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ कर दे रहे हैं, A के यूनिट वेक्टर से। ठीक है, अगर जैसे क्वेश्चन ये यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर है, तो ये रूल थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यही हमारा PS का वैल्यू हो गया, है ना, ध्यान दीजिए, यही हमारा PS का वैल्यू हो गया ना। इसको यहाँ पे लिख दूं, दिस वन इक्वल टू PS, ऑल्दो हमें यही चीज ध्यान रखना है। ठीक है, अब कोई पूछ रहा है कि PS वेक्टर फाइंड कीजिए, PS वेक्टर फाइंड कीजिए, क्लियर हो रहा है, PS वेक्टर फाइंड कीजिए। और PR जो वेक्टर है ना, प्रोजेक्शन हमने फाइंड किया, तो अब देखिए इसी चीज को, ये यहां तक स्टेटमेंट समझ में आ गया। अब कंपोनेंट ऑफ वेक्टर भी, इसको ब्रैकेट में मैं लिख दूं PR वेक्टर, समझ में आ रहा है ना, या रुक जाओ, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर B along वेक्टर A। देखो दोनों स्टेटमेंट अलग अलग है, अभी तक हमने प्रोजेक्शन जो होता है वो लेंथ होता है, ये जो होता है ये लेंथ होता है, समझ में आ रहा है। अब कंपोनेंट ऑफ वेक्टर B, ध्यान दीजिएगा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर B along, अरे यार, along वेक्टर A पूछना है। ठीक है, तो दिस वन जो होगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर B along वेक्टर A जो होगा वो इक्वल टू हो जाएगा PS वेक्टर के। फिगर वाइज अगर जाएं तो PS का हमने लेंथ निकाल लिया है, अब PS वेक्टर पूछ रहे हैं।
ये जो वेक्टर बी डॉट ये यूनिट वेक्टर दिख रहा है, ये स्केलर वैल्यू देगा 2, 5, 8, -8, -20 इस तरीके का वैल्यू देगा। समझ में आ रहा है? तो अब ये पी एस वैक्टर की वो बात कर रहा है, कंपोनेंट ऑफ वैक्टर बी अलोंग वैक्टर ए की बात कर रहा है। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो अब देखिए इसकी ये पी एस वैक्टर की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, दिस वन इक्वल टू हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ पी एस। कोई भी वेक्टर लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए और पी एस का यूनिट वेक्टर चाहिए, ठीक है। और देखिए तो यही जो वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ पी एस जो है रहने दीजिए, डॉट पी एस का जो वेक्टर है यूनिट वेक्टर है, क्या वो ए का यूनिट वेक्टर होगा? पी एस का जो यूनिट वेक्टर है वो वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर होगा। या इसी चीज को अगर चाहो तो मैं इसको ऐसा और भी लिख देता हूं, पी क्यू का यूनिट वेक्टर। और इसी चीज को लिख सकते हो पी एस का जो वेक्टर हो, पी क्यू का जो वेक्टर यूनिट वेक्टर बेसिकली ए का यूनिट वेक्टर है। वाई? बिकॉज पी एस एंड पी क्यू लाइन आर कोलिनियर। इफ टू वेक्टर्स और टू लाइन्स आर कोलिनियर देन देयर डायरेक्शन कोसाइंस और द यूनिट वेक्टर्स आर कांस्टेंट और सेम, नॉट कांस्टेंट, आर सेम, ठीक है, आर सेम। समझ में आ रहा है? तो अब इस केस में पी एस का यूनिट वेक्टर इक्वल टू, ये इनटू में है, ये सब डॉट है, ये सब डॉट है, ये सब डॉट है। दिस वन समझ में आ रहा है? अब थोड़ा सा और बढ़ेंगे तो पी एस का मैग्नीट्यूड आपको ऑलरेडी मिल चुका है ना, और ये वैल्यू कितना है, तो ये था बी डॉट ए का यूनिट वेक्टर, ठीक है। और फिर से इसका ये, ठीक है। तो यही जो होगा पी एस वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। और यही जो होगा, इसी चीज को आप ऐसा लिख सकते हो, कंपोनेंट कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। अब यहाँ से आप चाहो तो एक रूल निकाल सकते हो, ये पी एस वेक्टर है, ठीक है। और यहाँ से चाहो तो आप एक रूल निकाल सकते हो, क्या, कि हमें अगर b का कंपोनेंट अगर a के अलोंग करना है तो क्या करेंगे, b का डॉट कर लेंगे उसके यूनिट वेक्टर से और फिर से उसके यूनिट वेक्टर से डॉट कर देंगे, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब जैसे क्वेश्चन लिख लीजिए, जैसे कह रहा है इफ वेक्टर a इक्वल टू मान लीजिए 2y माइनस 3j प्लस के, और वेक्टर बी सपोज डेट आपको दे दिया i प्लस जे माइनस के, ठीक है। देन फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, ये दो क्वेश्चन पूछा। तो सिंपल सा है, हम लोगों ने देखा था, फर्स्ट सॉल्यूशन समझिएगा। मान लेते हैं ये वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी, ठीक है। तो यहाँ पे नेमिंग कर लेते हैं, ये हमारा पी क्यू है, ये आर है, ओके। तो ये एस ले लेते हैं, ओके। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए इक्वल टू कितना, लेंथ ऑफ पी एस, समझ में आ रहा है ना। और ये कितना, तो फॉर्मूला से देखा था कि अगर b का प्रोजेक्शन अगर a पे फाइंड करना है तो उसके यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब देखिए, यानी कि पी एस का ही लेंथ हमें फाइंड करना है ना, तो ये कितना हो जाएगा वेक्टर b। और देखिए इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, वन मोर स्टेप, दिस वन, और वेक्टर a को ही लिख सकते हैं ना, वेक्टर a अपॉन इसका मॉडुलस a। ये सारी चीज़ों को आपको यूज करना सीखना पड़ेगा, तभी जाकर के इजली से मैथ्स का क्वेश्चन बनेगा। वेक्टर बी क्वेश्चन में मैंने लिख रखा था कितना, एक सेकेंड रुकिएगा, वेक्टर बी है आई जे के, है ना।
तो ये हो जाएगा आई प्लस जे माइनस के डॉट वेक्टर ए क्या है 2 3 के, तो ये हो जाएगा 2i माइनस 3j प्लस के, ठीक है 2i माइनस 3j प्लस के, और इसके मॉडुलस का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये आपका हो गया 2 माइनस 3 प्लस के और ये i प्लस जे माइनस के, ठीक है। अब जब डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे तो पी एस का वैल्यू हो जाएगा आई जो है वो दिस वन से सिर्फ डॉट होगा, तो यानी कि हो जाएगा 2 माइनस 3 और ये कितना हो जाएगा माइनस के माइनस 1 बेसिकली, ठीक है। और इसको ना थोड़ा सा मॉडुलस को यहाँ पर ये कर लेते हैं, लेंथ की बात कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव लेना पड़ेगा, है ना, इसीलिए दिस वन की बात करें। यहाँ भी मॉडुलस लिखी दीजिए जब लेंथ की ही बात कर रहे हैं तो, एक सेकेंड रुकिएगा। एक सेकेंड, ठीक है। प्रोजेक्शन या यही एक तरीके से लेंथ हो जाता है, और लेंथ हमेशा पॉजिटिव लेना है, इसलिए मॉडुलस के साइन का यूज़ कर रहा हूँ, और कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। मॉडुलस का साइन सिर्फ पॉजिटिव लेना है, इसलिए एक कंपोनेंट है, कंपोनेंट निगेटिव पॉजिटिव अपना जो भी है वो होगा अपना, ठीक है। कंपोनेंट में इसी कॉन्सेप्ट का यूज कीजिएगा, ओके। तो अब ध्यान दीजिए कहाँ गया 2 माइनस 3 और ये माइनस 1 हो गया, और ये इसकी बात करेंगे तो 4 9 और 1 सॉरी 4 9 और 1 मॉडुलस, तो ये हो गया 4 यानी कि हो गया 2 माइनस 2 बेसिकली, और ये 9 13 14 है ना, यानी कि ओवर रूट अंडर 14, ये इसका लेंथ ऑफ पी एस हो गया, ठीक है। क्लियर हो रहा है, प्रोजेक्शन हमेशा लेंथ को शो करता है, इसीलिए हम लोग मॉडुलस साइन लेकर के चल रहे हैं। अब कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए पूछ रहा है ना, तो हमने देखा था यानी कि एक तरीके से वो पी एस वेक्टर पूछ रहा है अगर फिगर वाइज जाए तो, है ना, वो ये पूछना चाह रहा है, ये वैल्यू यहाँ तक, ये एस है आपका, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा अगर ये पूछ रहा है तो ये वैल्यू मैंने आपको बताया था दिस वन जो होता है वेक्टर ए इसका डॉट, ठीक है, और ए का यूनिट वेक्टर, यही ना। तो ये लेंथ है बेसिकली, तो एक तरीके से मैग्नीट्यूड है ना उसका लेंथ, मैंने बताया था कि ये जो होता है क्या होता है पी एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू पी एस का यूनिट वेक्टर, यही ना। तो पी एस का यूनिट वेक्टर वेक्टर ए के इक्वल होगा, समझ में आ रहा है। तो ये वैल्यू हमने देखा अभी कितना, ये वैल्यू रूट अंडर 14 था, अभी ऊपर निकाल लिया है। और ए के यूनिट वेक्टर की अगर बात कर रहा है तो वेक्टर ए है 2 3 के, है ना, ठीक है। तो ए का यूनिट वेक्टर हमें पता है क्या होता है, ये होता है वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ए, तो ये वैल्यू हो जाएगा 2 रूट अंडर 14 रहने दीजिए, और ये हो जाएगा आपका कितना वेक्टर, ये यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप चाहो तो डॉट लिखो या फिर दिस वन, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, ठीक है। ये इस तरीके से, तो ए का वैल्यू आपको पता है 2i माइनस 3j प्लस के, और इसका यूनिट दैट इज़ मैग्नीट्यूड आ गया था रूट अंडर 14, तो ये रहने दें आप। तो ये हो गया 2 इंटू 14 हो जाएगा, रूट 14 मिल करके, और ये हो जाएगा 2i माइनस 3j प्लस के। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 7 से टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 1/7, तो 1/7 2i माइनस 3j प्लस के, यही हमारा पी एस वेक्टर हो गया। बहुत ज़्यादा है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2/7i 3/7j, कोई मतलब ऑल्दो इसका लिखने का कोई नहीं था बट फिर भी लिख दिया मैंने, यही पी एस वेक्टर हो गया, समझ में आ रहा है। यानी कि यही जो था आपका वैल्यू है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए along A, आई होप समझ में आ गया होगा, ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। अब थोड़ा सा एक चीज़ और देखिए, अभी तक आपने देखा था नया कॉन्सेप्ट समझिए, प्रोजेक्शन ऑफ, और प्रोजेक्शन से बेटर है ना फिलहाल अब लिखता हूँ component of
हाँ हाँ हाँ, इसको ऐसे ना करके रुकिएगा। प्रोजेक्शन से ही शुरू करता हूँ फिर स्टार्ट करूँगा। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी, ठीक है, ऑन वेक्टर ए, ठीक है, along perpendicular of वेक्टर ए। इसका मतलब क्या है समझिएगा। मान लीजिए ये P था, R था, एक सेकंड, जो फिगर है उसको मैं एज इट इज़ एक सब जगह कंटिन्यू रखना चाहता हूँ, ठीक है। फिगर चेंज कर सकते थे बट इसी को कंटिन्यू करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये डिस्कस हो चुका है। ये PQ है, ये R है। इस वेक्टर का नाम मैंने B दिया है और इस वेक्टर का नाम मैंने A दिया है। PQ का जो वैल्यू है वेक्टर B है, PR का जो वैल्यू है वो वेक्टर A। अगर इसकी बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अगर हम लोग डॉट ड्रॉ करते हैं, डैट इज लाइट यहाँ से अगर ऑन करते हैं दिस वन से अगर लाइट ऑन करते हैं तो ये प्रोजेक्शन इसका हमारे इस पे मिला था PS पे, ठीक है, PS पे। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमें क्या है, ए वेक्टर के परपेंडिकुलर के अलॉन्ग हमें प्रोजेक्शन निकालना है, यही ना, यानी कि हमें QS के अलॉन्ग प्रोजेक्शन निकालना है। तो अब हमारा क्या होगा कि जो लाइट है वो यहाँ से ड्रॉ होगा। अब जो टॉर्च आपका जो है लाइट सोर्स जो है वो अब यहाँ पर होगा, यहाँ से लाइट निकल रहा होगा और इसका प्रोजेक्शन जो होगा वो QS पे हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B ऑन प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B along, थोड़ा सा लैंग्वेज सही लिख देता हूँ, along perpendicular to वेक्टर A, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ B along perpendicular to वेक्टर A। स्टार्टिंग वाला था प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर, सॉरी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B ऑन वेक्टर A था स्टार्टिंग में। अब ये दिस वन चल रहा है, समझ में आ रहा है। देखिए अगेन वही कॉन्सेप्ट, अगर ये एंगल थीटा बना रहा है तो अब देखिएगा, यानी कि इसको मैं लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा QS, ठीक है, दैट इज लेंथ ऑफ QS मैं लिख दूँ तो और भी ज़्यादा बेटर है, लेंथ ऑफ QS। क्लियर है। तो अब देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखिएगा। हम समझ में आ रहा है ना, आपको QS का ही लेंथ बताना है, ओके। तो अब यहाँ से दोनों सब चीज़ समझिएगा। प्रोजेक्शन ऑफ दिस वन है, ये एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ से चल रहा है, ठीक ना, जो भी था 14-15 तक पहुँच गए थे हम लोग। प्रोजेक्शन ऑफ, ठीक है, ये नया टॉपिक था यहाँ पे, इसको भी थोड़ा सा उसी तरीके से हाईलाइटेड कर लेते हैं। ये हो गया, ये एक नया टॉपिक चल रहा है। ये नया टॉपिक है, इसको समझिएगा। प्रोजेक्शन की बात करें, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमारे पास PS वेक्टर पता है ना, अभी हमने कैलकुलेट किया। PQ वेक्टर पता है ना। अगर हम लोग किसी भी तरीके से अगर SQ वेक्टर निकाल ले तो काम चल जाएगा। लेंथ ऑफ QS कह लीजिए या लेंथ ऑफ, ध्यान दीजिएगा, लेंथ ऑफ QS कह लीजिए, यहाँ पर लेंथ ऑफ QS कहिए या फिर लेंथ ऑफ SQ कहिए, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ना, लेंथ तो सेम ही होता है, चाहे वेक्टर A हो चाहे माइनस ऑफ वेक्टर A हो, दोनों सेम ही होता है। तो SQ लिख लेता हूँ। रीजन क्यों लिख रहा हूँ अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ तक अगर हो गया होगा तो मैं आगे बढ़ना चाहूँगा, ठीक है। अब देखिए तो हमें लेंथ ऑफ SQ निकालना है। अगर हमें SQ वेक्टर निकल जाए तो काम हो जाएगा। अब देखिए, वी नो डैट PQ वेक्टर आपको पता है वेक्टर B, क्लियर है।
और पी एस वेक्टर अभी आपने निकाला था, ये था बी डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ ए और इसका यूनिट वेक्टर। कोई दिक्कत परेशानी है तो अभी कह दीजिए, ठीक है। अब इन ट्रायंगल पी एस आर में देखना चाह रहे हैं, सॉरी पी एस क्यू में, पी एस क्यू में इस ट्रायंगल की हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए, तो ट्रायंगल रूल लगा लीजिए। तो पी एस प्लस एस क्यू प्लस क्यू पी, पी एस समझ में आ रहा है ना, यहाँ से फिगर से जाकर ये देखिएगा। तो पी एस एस क्यू और क्यू पी, क्यू पी ये जीरो, नेट चेन रूल हम अपने तरीके से चलते हैं, बाद में उसके अकॉर्डिंग वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए पी एस का वैल्यू अगर यहाँ से देखें, ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, तो पी एस को रहने देते हैं, एस क्यू को भी रहने देते हैं, और क्यू पी को लिख सकते हैं माइनस पी क्यू इक्वल टू जीरो। क्यों? बिकॉज पी क्यू का वैल्यू वेक्टर भी दिया है। अब कहानी शुरू करें आप। तो देखिए पी एस का वैल्यू हमने ऑलरेडी देख रखा है, वेक्टर ए यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वन यूनिट वेक्टर ऑफ ए, प्लस एस क्यू रहने देते हैं, और पी क्यू का वेक्टर का वैल्यू पता है, वेक्टर बी इक्वल टू जीरो। तो देखिए, तो हमें एस क्यू का ही वैल्यू बताना है ना, तो एस क्यू वेक्टर हो जाएगा वेक्टर बी माइनस, ध्यान दीजिएगा, वेक्टर बी ए, समझ में आ रहा है, और दिस वन, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ना, इसी को बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, ठीक है, along perpendicular of वेक्टर ए। पी क्यू को हम लोग यही कहेंगे, समझ में आ रहा है। अब देखो, तो एस क्यू का वैल्यू मिल गया, तो हमें एस क्यू का लेंथ नहीं मिल जाएगा, ये दिस वन है। अब ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू हो जाएगा, ध्यान दीजिए, वेक्टर बी है, यहाँ तक आ गया। वेक्टर बी को हम लोग लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसको और अरेंज कर दे रहा हूँ, वेक्टर बी रहने दीजिए, अब यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है। देखिए, तो बी को ऐसे ही रहने दीजिए, और इसको सिर्फ इस पर फोकस कीजिएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए अपॉन दिस वन। क्लियर? मैं प्रीफर करूँगा कि आप इसी को याद करें, बट फिर भी कहीं कहीं बुक में अगर आप देखिएगा तो इसको इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। और इसको भी ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब इसी को अरेंज कीजिएगा ना, तो ये हो जाएगा वेक्टर बी रहने दीजिए, और इसको लिखिएगा तो ये हो जाएगा बी डॉट ए, पूरा वेक्टर ए, ठीक है, इनटू वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का होल स्क्वायर। यही हो गया एस क्यू का वेक्टर। क्लियर हो रहा है? अब लेंथ ऑफ एस क्यू निकल जाएगा, लेंथ ऑफ एस क्यू क्या होगा, मॉडुलस ऑफ एस क्यू, यानी कि वैल्यू हो जाएगा वेक्टर बी माइनस, ये जो भी ये काम करने के बाद जो भी आंसर आएगा, ये सारा प्रोसेस करने के बाद उस पूरे का डिटर्मिनेंट। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग ना सेम कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं प्रीवियस एग्जाम्पल में। कहाँ गए? देखिए पी एस वेक्टर मिल गया है ना, पी एस वेक्टर मिल गया है। तो एक तरीके से ये आपको कौन सा कॉन्सेप्ट मिल गया, ध्यान दीजिए, पी एस वेक्टर यानी कि आपको ये मिल गया है ना। और आपने देखा था यहाँ पर, वी नो डैट, नाउ ये हो गया, ये थियोरेटिकल काम खत्म हो गया, ठीक है, ये आपका काम खत्म हो गया। मैं प्रीफर करूंगा आपको कि ये वाला कॉन्सेप्ट याद आप रखेंगे तो ज़्यादा बेटर, मैं क्योंकि ये याद रखता हूँ, इसमें पूरा रामायण कहानी नहीं है, बस इतना पता हो तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब कम टू द क्वेश्चन, सी प्रीवियस एग्जाम्पल, यूज डाटा ऑफ प्रीवियस एग्जाम्पल, ठीक है। प्रीवियस एग्जाम्पल मतलब अभी जो जस्ट बताया था उसके एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखो, तो वहाँ पर वेक्टर बी हमें पता था, देखो ना वेक्टर बी कहाँ गया क्वेश्चन में, और ऊपर ही है, ठीक है।
ये था आई जे माइनस के था, ठीक है। वेक्टर बी आई प्लस जे माइनस के, है ना। और और ये वैल्यू था, कैलकुलेट करके कितना आया, 2 - 3 7 2 3, याद हो गया। वेक्टर बी था आई प्लस जे माइनस के, और हमने देखा था पी एस वेक्टर, यानी कि हमने देखा था वेक्टर बी डॉट दिस वन, समझ में आ रहा है, इनटू ए, इसका वैल्यू हमने देख लिया था, क्लियर है। और इसका जो वैल्यू आया था, एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है, ये जो आया था 2i3j माइनस के 1/7, समझ में आ रहा है। तो अब प्रीवियस एग्जाम्पल में ही कर रहा हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी, ध्यान दीजिएगा, वेक्टर बी अलोंग परपेंडिकुलर ऑफ वेक्टर ए कितना हो जाएगा। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा था, ये जो वैल्यू था इसका बेसिकली ये था एस क्यू, यही ना, एस क्यू ही है ना, एस क्यू। और इसका वैल्यू कितना था, तो ये एस क्यू का वैल्यू था हमारा, कैलकुलेट करके आया था वेक्टर बी माइनस बी डॉट ए इंटू ए, यानी कि बी का मतलब है आई प्लस जे माइनस के, और दिस वन का वैल्यू अभी आया है 1/7, और कैलकुलेट करके आया था 2i3j माइनस के। तो अब ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो ना, ये वैल्यू जब कैलकुलेट कीजिएगा तो i प्लस जे माइनस के, और ये हो जाएगा 2/7 या बुक में इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछेगा, हो गया, बस एक्सट्रीम हो गया ये। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो बुक में अब चाहे जितना भी घुमाना है घुमा सकता है, आप बना सकते हो। ये हो जाएगा i माइनस 2/7i, ये हो जाएगा 1 - 3/7j, और ये हो जाएगा माइनस, और ये पता नहीं माइनस ही था, तो माइनस और माइनस मिलके प्लस, और ये कुल मिलाकर कहानी -1, और ये हो जाएगा प्लस 1/7k, ठीक है। सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 7/2 दैट इज 5/7i, ये हो जाएगा 7 - 3 4/7j, और ये 7 - 6 यानी कि -6/7k। यही आपका वैल्यू हो गया दिस वन का, एस क्यू का। आई होप समझ में आ रहा होगा। और लेंथ ऑफ एस क्यू निकल जाएगा अब, अगर लेंथ ऑफ एस क्यू डैट इज इसका मॉडुलस पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा एस क्यू का मॉडुलस, और यहाँ से अगर वैल्यू देखेंगे तो 5/7 का होल स्क्वायर प्लस 4/7 का होल स्क्वायर प्लस -6/7 का होल स्क्वायर, जो भी कैलकुलेट करके आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए देखिए, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखिए, ये सारे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। देखिए अब फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द ए डॉट बी, ए डॉट बी नहीं निकल जाएगा इजिली, है ना। ए डॉट बी जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है, ए डॉट बी की बात कर रहा है, तो क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन का ये पार्ट देखिए आप लोग, जस्ट एक सेकेंड रुकिए आप लोग, थोड़ा सा अरेंज करें। ये फर्स्ट क्वेश्चन समझा, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। तो ए का वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखा है i माइनस 2j प्लस के, और b का वैल्यू दे रखा है 4i माइनस 4j प्लस 7 के। मैंने ऑलरेडी इस पर क्वेश्चन करा दिया, i वाले i के साथ, j वाले j के साथ, तो ये हो जाएगा +8, और k वाले k के साथ यानी कि 7, 20 डैट इज 19, यही आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर ये करा दिया मैंने, इसका नंबरिंग शायद आप लोग को ना दिख रहा हो, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड मैंने ऑलरेडी क्लासरूम में भी करा दिया, ठीक है ना, स्लाइड वीडियो में करा दिया था। ए डॉट बी दे रखा है, मॉड ए मॉड बी दे रखा है, तो आप एंगल फाइंड करने के लिए कह रहा है। सिमिलरली देखिए इफ़ ए एंड बी कह रहा है, तो आप ये क्वेश्चन नंबर 5 आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि आपके पास फाइंड द एंगल बिटवीन दिस वन, डायरेक्टली फार्मूला पे कर सकते हो। हाँ क्वेश्चन नंबर 4 ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया था। देखिए a माइनस 2b डॉट a प्लस b का वैल्यू पूछा, तो क्या करेंगे, पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस है सॉरी, तो पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा a डॉट a, और ये हो जाएगा प्लस a डॉट b, और दिस वन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2b डॉट a, और ये वाला जो टर्म है फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2b डॉट b डॉट, ठीक है। अब a डॉट ए नहीं निकल जाएगा, a डॉट b, b डॉट ए, b डॉट b, वाइल a एंड b का वैल्यू दे रखा है, हो जाएगा। सिमिलरली देखिए
क्वेश्चन नंबर 6 में क्या देखिए, कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए वेक्स, फाइंड द एंगल विच द वेक्टर्स ए मेक्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस कहने का मतलब यहाँ पर लिखिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, व्हेन वेक्टर ए का वैल्यू दे दिया है आई माइनस जे प्लस रूट 2 के, व्हेन लेट एंगल बिटवीन, ध्यान दीजिएगा, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड एक्स एक्सिस इज अल्फा, मान लीजिएगा थोड़ी देर के लिए। तो देखिए तो हमारे पास अगर टू वेक्टर के बीच का एंगल कहता है तो ये क्या होता है, ए डॉट बी, और मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी होता है, यही फार्मूला होता है ना। तो जब एक्स एक्सिस की बात करेगा तो ए तो यही रहेगा, लेकिन एक्स एक्सिस में वेक्टर बी की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर आई, क्योंकि वेक्टर बी का जो एक्स एक्सिस का जो वेक्टर होता है वो होता है आई। समझ में आया? तो ये हो जाएगा हमारा आई अपॉन क्या नाम है इसका, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो भी निकालना है यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग, मैं कैलकुलेट नहीं करने जा रहा हूँ, ये वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, और आई का मैग्नीट्यूड का मतलब कितना, 1। ठीक है, ए का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा, आई का मतलब आई जे टू कितना है, √2 था, ओके √2, और ये था डॉट आई, ये के है, और मॉड ए का मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और ये वैल्यू हो जाएगा हमारा प्लस √2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। आई वाला सिर्फ आई से मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1, ये है कितना 1 का ये स्क्वायर ना, यानी कि 1 और √2 का स्क्वायर डेट इज 2, यानी कि ओवरऑल वैल्यू आ जाएगा 1/2। कॉस अल्फा का वैल्यू 1/2, यानी कि अल्फा का वैल्यू 60 डिग्री। सिमिलरली वाई एक्सिस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पर जे लेंगे वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस के लिए लेंगे तो के लेंगे, हो सकता है। सिमिलरली क्वेश्चन 13 कह रहा है कि सो डैट वेक्टर ए 11 उसी तरीके से बन जाएगा, a प्लस बी का वैल्यू दे रखा है 60, और a माइनस बी का वैल्यू दे रखा है 40, और b दे रखा है 46, तो कह रहा है कि फाइंड एंगल a। नहीं बन जाएगा, ये आपके पास पहले से पता है। अब ये सारे क्वेश्चंस आप कीजिएगा, डाउट होगा तो फिर मेरे से पूछिएगा। इसका वैल्यू आपको पहले से पता है, ये होता है दिस वन का स्क्वायर प्लस 2 a डॉट बी, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यही होता है स्क्वायर रूट में। ठीक है, अगर स्क्वायर रूट हटाएंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर कर ही देते हैं, और यहाँ से हम लोग इसका स्क्वायर रूट हटा देते हैं और इसको स्क्वायर कर देते हैं। इसका वैल्यू दे रखा है 60, यानी कि 60 का स्क्वायर इक्वल टू, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, मॉड ए का वैल्यू, यानी कि इसका वैल्यू पूछ रहा है। बी का वैल्यू दे रखा है कितना 46 का स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 11 की मैं बात कर रहा हूँ, प्लस 2a डॉट बी हो जाएगा। और सिमिलरली a माइनस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी। समझ में आ रहा है? यानी कि a का मतलब कितना हो जाएगा, तो a का तो वैल्यू हमें निकालना ही है, b का वैल्यू हमारे पास 46 का होल स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। एक चीज़ और ध्यान देना है, a माइनस बी का भी डॉट दे रखा है शायद 40 का स्क्वायर। अब देखिए तो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर सकते हैं। 1 और 2 को जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा 60 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर इक्वल टू 2 दिस वन का होल स्क्वायर, और ये ट्वाइस ऑफ 46 का होल स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व कर लीजिएगा, अब वेक्टर ए का वैल्यू निकल जाएगा। आई होप इसी तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, 12 बता दिया मैंने। 14 कह रहा है कि इस दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ये होगा, आप 100 करके दिखा दीजिएगा, नॉर्मल जो फार्मूला है। देखिए ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो है वो ए दे दिया है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी दे दिया है, तो कह रहा है कि प्रूफ डैट कि ये वैल्यू जो होगा दिस वन होगा। सिंपल सा इस क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, देखिए वेक्टर ए का वैल्यू दिस वन दे रखा है, वेक्टर बी का वैल्यू जो है वो बी दे दिया है, तो वेक्टर ए माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर एलएचएस में पूछ रहा है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ए का स्क्वायर है रहने दीजिए। देखिए दिस वन की अगर बात करेगा, समझिएगा अच्छे से, तो इसका मतलब क्या है, वेक्टर ए का ए स्क्वायर कांस्टेंट है, ध्यान दीजिए इसका मैग्नीट्यूड है, माइनस वेक्टर बी का बी स्क्वायर, और सेम चीज़ यहाँ पर ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर। अरे यार ठीक है, अब इसी का जो डॉट प्रोडक्ट वगैरह करना है कर लीजिए। ये सिंपली यही मल्टीप्लाई होगा, तो ए बाई ए स्क्वायर ए डॉट बाई ए स्क्वायर माइनस
ए बाई ए स्क्वायर डॉट बी बाई बी स्क्वायर, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा बी ए बी स्क्वायर ए स्क्वायर, समझ में आ रहा है। और ये वैल्यू हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बी डॉट, अरे यार ये बी, ये भी आपका हो जाएगा बी, और नीचे हो जाएगा कितना बी स्क्वायर मिल करके बी टू दी पावर 4 में लिख देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ से लिखता हूँ। देखिए ए डॉट ए का मतलब क्या, ए स्क्वायर ये मिल गया A4, समझ में आ रहा है। ए डॉट बी ये मिल करके अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 2 a डॉट बी, और नीचे हो जाएगा A4 B4, और ये वाला अगर देखिएगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई B4। ओवरऑल ये वैल्यू हो जाएगा 1 बाई ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ए डॉट बी रहने दिया जाए A4 B4, और ये देखा जाए तो 1 बाई बी स्क्वायर। ये LHS आपने सॉल्व किया। सिमिलरली आप RHS सॉल्व कर सकते हो। RHS को जब सॉल्व कीजिएगा, अब देखो बच्चे इसी तरीके से बाकी सारे क्वेश्चंस करोगे आप, डाउट होगा फिर मेरे से पूछोगे, अदरवाइज दिस वन की अगर बात करेंगे ये वैल्यू हो जाएगा। बाकी लोग जो है मतलब अब यहाँ से क्वेश्चन अगर नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लिया करना, ठीक है ना। काफ़ी देर इस पर भी रोका था तो यहाँ पर आप उसका उस समय पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये वाले का, और अभी जो भी स्क्रीन पे है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर शो करने की ज़रूरत नहीं। कहाँ गए हम लोग, हाँ इसको लिख सकते हैं दिस वन अपॉन ए बी डॉट ए माइनस बी ए बी, डॉट प्रोडक्ट करना है तो यानी कि ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी, यही हो गया ना। और नीचे वाला जो है कितना हो जाएगा, स्क्वायर कह रहा था ना, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, ऊपर वाले को डॉट करते हैं तो ये दोनों मिल करके कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये मिल करके कितना हो जाएगा ए डॉट बी और ए डॉट बी, तो माइनस 2 a डॉट बी लिख दूँ मैं डायरेक्टली, और ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। पूरे सिस्टम को डिवाइड कर लीजिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, तो जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2a डॉट बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर और बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें आप तो ये हो जाएगा 1 बाई बी स्क्वायर, ये 2a डॉट बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये वैल्यू आपका हो जाएगा 1 बाई ए स्क्वायर। अगर आप देखो तो RHS में भी यही वैल्यू है, LHS में भी यही वैल्यू आया था, कुछ मिस्टेक किया हमने नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन को आप प्रूव कीजिएगा, बाकी सारे क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। हाँ एक ये क्वेश्चन मैं डिस्कस कर देता हूँ, फिर बाकी सारे क्वेश्चन आप करना। क्वेश्चन नंबर 19 वगैरह हो जाएगा। एक क्वेश्चन थोड़ा सा 20 जो है थोड़ा सा देखने में ठीक लग रहा है, ये मैं डिस्कस कर देता हूँ। बाकी आप ये सारे क्वेश्चन कर सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा फिर से बड़ा कर देता हूँ। ये सारे क्वेश्चन कह रहा है पोजीशन वेक्टर ए बी सी का दे रखा है, सो डैट ए बी सी इज़ राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर क्वेश्चन नंबर मैं 25 की बात करें, मैं चाहता हूँ कि आप खुद से ट्राई कीजिए क्वेश्चन को, कुछ एक्स्ट्रा माइंड आप लगाइए कि वहाँ पर कि क्वेश्चन को, अरे यार क्यों मिट गया ये, अच्छा चलो वीडियो में डिस्कस हो ही गया ना। देखिए ये ट्रायंगल अगर ए बी सी दे रखा है, पोजीशन फैक्टर ए का पोजीशन फैक्टर, बी का पोजीशन फैक्टर और सी का दे रखा है, तो कह रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, बताइए। तो क्या करेंगे यहाँ पर, ए बी फैक्टर मिल जाएगा, ए के अगर ए बी फैक्टर की बात करेगा तो ओ बी माइनस ओ ए, सिमिलरली बी सी और ए सी। अगर मान लीजिए कि ये 90 डिग्री है, मान लीजिए कि ये क्या कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल है एट ए पर, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि एक एंगल तो 90 डिग्री होगा ही, और कौन सा एंगल हमें नहीं पता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ए सी डॉट ए बी निकालेंगे। हम लोग यहाँ से ए सी डॉट ए बी निकालेंगे, देखेंगे कि ये जीरो हुआ कि नहीं हुआ। अगर जीरो हो जाएगा तो हम लोग बता देंगे कि एंगल ए जो है 90 डिग्री है, हेंस हमारा वो जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल। अगर मान लीजिए ए जीरो नहीं हुआ, मान लीजिए नहीं है, तो फिर हम लोग ये निकालेंगे बी सी डॉट, फिर हम लोग बी सी डॉट बी ए निकालेंगे। अगर ये जीरो है तो हम लोग बोलेंगे कि बी पर 90 डिग्री बना रहा है, समझ में आ रहा है ना। उसी तरीके से सी पे जहाँ पे 90 डिग्री मिल जाएगा काम हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ, ये सारे क्वेश्चन आप बना सकते हो। अगर ये सारे क्वेश्चन, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो फंसेगा, सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस कर दिया थ्रू आउट। अब आपका काम है ये लेकर के, अगर आपको स्क्रीन पे चाहिए तो मैं स्क्रीन पे शो कर देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के 45 तक है।
इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नहीं तो ये आर डी शर्मा का ये वेक्टर का स्केलर डॉट प्रोडक्ट का ये एक्सरसाइज है, इसको कीजिएगा। ये देख लीजिएगा, ये पूरा यहाँ तक चलेगा। ठीक है, ये इसका आंसर है आपका। अरे यार ये हाइड हो जाओ भाई। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस कीजिएगा। ये 45 तक हो गया, ये यहाँ पे है। नहीं तो आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक है उससे क्वेश्चन कीजिए, डाउट हो मेरे से पूछिए। स्केलर प्रोडक्ट का काम खत्म हो गया। एक चीज़ और डिस्कस कर ही देता हूँ ताकि फिर फ्यूचर में उसका यूज हमें आसानी से मैं कर लूँ। 34 से लेकर के 30 तक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पॉज कीजिएगा वीडियो को, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सिमिलरली ये 25, 30 जो भी दिख रहा है, दिस वन, ये सारे क्वेश्चंस आपसे होने चाहिए। सारे के कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस कर दिया। डाउट होगा पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ पर समझिएगा। 20 क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कह रहा है कि ए बी सी को शो करना है, ए प्लस बी प्लस सी 0 है, तो कह रहा है कि सो डैट द एंगल बिटवीन थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड सी, है ना। तो देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा थोड़ा सा फास्टली, और इसके बाद ब्रेक दूंगा। ध्यान दीजिए, गिवन है वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी, दिस वन दे रखा है, तो वेक्टर बी प्लस सी का वैल्यू लिख सकते हैं -a, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो वेक्टर बी प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू दिस वन का स्क्वायर हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगा बी प्लस सी डॉट बी प्लस सी, और यहाँ पे देखिएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो बोलिए, या फिर इसी को लिख सकते हैं, मैंने बताया था इसी को लिख सकते हैं वेक्टर ए का स्क्वायर। बहुत स्टार्टिंग में ही मैंने स्टार्टिंग से इसको डिफाइन किया है। अब चलिए, अब इसको देखिएगा तो समझिएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई जब इससे होगा तो ये हो जाएगा वेक्टर बी का स्क्वायर, नॉट क्रॉस मतलब नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, प्लस ये जो है इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा बी डॉट सी। सिमिलरली ये जो है ये वाला जो पोर्शन है आपका दिस वन, ये अगर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा भी सी डॉट बी या बी डॉट सी, दोनों एक ही चीज़ है, और ये हो जाएगा सी का होल स्क्वायर और इक्वल टू दिस वन का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी तो बोलिए। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए, ये वैल्यू हो जाएगा वेक्टर बी का होल स्क्वायर रहने दीजिए, और ये दोनों मिल करके हो जाएगा ट्वाइस बी डॉट सी। यहाँ पर सी डॉट बी लिखना चाहिए था, लेकिन बी सी और सी बी दोनों सेम चीज़ होता है स्केलर डॉट प्रोडक्ट में, प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू दिस वन का स्क्वायर। देखिए, ओके, 2bc को मैं क्या कर रहा हूँ, इसको और इसको RHS साइड ले जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा दिस वन का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी तो बोलिए। और मैं इसको लिख देना चाह रहा हूँ, 2b को लिख देना 2b, इसको मैं लिख देना चाह रहा हूँ 2 वेक्टर b वेक्टर c और cos थीटा। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, तो cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा दिस वन माइनस दिस वन का स्क्वायर, ये माइनस ही है, माइनस c का होल स्क्वायर अपॉन 2b और c। देखिए, यही प्रूफ करने के लिए कहा था ना, हो गया। ठीक है, अब वन मोर कॉन्सेप्ट समझिए आप, हो जाएगा ना। इसी तरीके से इस एक्सरसाइज को पूरा कीजिएगा। एक चीज़ बताना था, नाउ ये कॉन्सेप्ट है, अगर इफ वेक्टर ए दे दिया है आपको x1i y1j z1k, और वेक्टर बी दे दिया है आपको x2y y2j z2k, समझ में आ रहा है। तो a डॉट बी आप फाइंड कर सकते हो, है ना। a डॉट बी जो था आपका x1 x2 था, y1 y2 था और z1 z2 था, है ना। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं मॉड a मॉड b cos थीटा इक्वल टू x1 x2 y1 y2 z1 z2। मैं क्यों इतना रामायण लिख रहा हूँ, ऑलरेडी पढ़ा रखा है। डायरेक्टली मैं cos थीटा का वैल्यू लिखता हूँ यहाँ से
x1 x2 y1 y2 z1 z2 अपॉन x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर, और दूसरा हो जाएगा x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर z2 स्क्वायर। ये कैसे आया है इसका ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन मैंने बता दिया है प्रीवियस एग्जाम्पल में। ये कॉस थीटा हो गया, ठीक है। देखिए आपको पता है ये कॉस थीटा है, तो आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, ये स्क्वायर है 2 है, थीटा इक्वल टू 1 होता है, राइट। तो यहाँ से अगर आप साइन थीटा की बात कीजिएगा तो ये 1 माइनस कॉस क्या कहते हैं स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो जब वैल्यू कैलकुलेट, ये कॉस थीटा का वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखा है, राइट, और ये साइन थीटा का वैल्यू दिस वन हो गया। जब वैल्यू अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा पूरे सिस्टम का साइन थीटा का, ये वाला जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है इसको अगर यहाँ पर रख करके इस पूरे प्रोसेस को सॉल्व कीजिएगा तो आपका रिलेशन आएगा। बस इस रिलेशन को याद रखिए, बोर्ड के एग्जाम में पूछेगा नहीं कि कौन कैसे आया है। साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, समझ में आ रहा है, का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट अपॉन ये जो वैल्यू है आपका पहले वाला x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर और x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर z2 स्क्वायर, ठीक है। इस रिलेशन को याद रखिएगा, इसका फ्यूचर में चल करके बेनिफिट बताऊंगा मैं। साइन थीटा का वैल्यू ये हो जाएगा, इसका जो यूज है अब यहाँ पर नहीं बताना चाह रहा, अदरवाइज कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। सिंपली आपको पता है कि अगर दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 डिग्री होता है, कॉस थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा और x1 x2 y1 y2 z1 z2 का वैल्यू 0 होगा। ये चीज़ें याद रखना है और इस रिलेशन को भी इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फ्यूचर में इसको लेकर के मैं क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर 1 वगैरह कुछ नहीं होगा। ये जो फाइनल ये जो रिजल्ट मैंने लिखा है ना, इस पूरे को कैलकुलेट करने के बाद मैंने ये रिजल्ट लिखा है, और इसका कैलकुलेशन अगर आपको दिक्कत है तो कॉस थीटा वैल्यू वहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा। डायरेक्टली हमें रिजल्ट से मतलब है अभी फिलहाल, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन जानने की जरूरत नहीं है, खुद से वो कर सकते हो, कैलकुलेशन है वो, ठीक है। तो इतना ही है, ये स्केलर आपका प्रोडक्ट का काम यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब आपका काम है क्वेश्चन कीजिए, नहीं कीजिएगा एज योर विश, कीजिएगा। डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप ऐसे पूछ सकते हैं।